इस वीडियो में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो अध्याय दिया गया है उसके लिए संपूर्ण थ्योरी का वर्णन किया गया है। तो वृत्त से संबंधित जो भी थ्योरी है उसका जो है पूरा वर्णन किया गया है इसमें। इसे एक बार देखकर आप जो है हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक बार जो है पूरे वीडियो को देख लें ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते हैं, उसका एक ही वजह होता है जब आप उसके थ्योरी के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसीलिए थ्योरी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें वृत्तों से संबंधित पूरे थ्योरी का वर्णन किया गया है, एक बार ज़रूर देख लें। तो वीडियो को अब इसमें हम वृत्त के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल तभी हम जान पाएंगे जब वृत्त के बारे में पता होगा। इस तरह की आकृति को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहते हैं। तो सबसे पहले इस तरह की आकृति जैसे क्या क्या होता है? रुपया, क्या रे, चूड़ी, और क्या होगा? इस तरह की आकृति का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा तुमको कौन सी? वृत्त। उसके बाद जो है ये वृत्त के जो वृत्त का निर्माण करता है ये सीमा, ये परिसीमा जो है घेरा, ये घेरा दिख रहा है रे, इस घेरा को हम कहेंगे परिमिति। क्या कहेंगे इसको? परिमिति या परिधि। वृत्त का परिमिति या परिधि। और ये वृत्त ये जो है केंद्र से खींचा जाता है, जहां इसका एक इस पूरे एरिया का एक मिडिल पॉइंट होगा, जहां से नापेंगे हम ये दूरी और ये दूरी सब जगह से एक ही समान होगा, ठीक है। यहां से हम कहीं भी नाप देंगे किसी भी किनारा को यहाँ तक, तो वो सब दूरी क्या होगा? एक जैसा। जिस बिंदु से ये दूरी सेम होगा उसको हम कहेंगे वृत्त का केंद्र, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसको हम क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र। इसमें दो चीज समझ में आ गया, एक ये घेरा जो वृत्त का निर्माण करता है, यानी ठीक है, यानी ये वृत्त के सीमा को क्या करता है? निर्धारित करता है। इसीलिए इसको परिसीमा भी कह सकते हैं, या परिधि भी कहेंगे, या परिमिति भी कहेंगे, घेरा भी कह सकते हैं। और वृत्त के अंदर का वह बिंदु जिससे यहां से जब नापेंगे उस बिंदु से ये परिसीमा या परिधि के प्रत्येक जगह की लंबाई एक समान होगा, वह बिंदु केंद्र कहलाएगा। यानी केंद्र जो है ये जो है वृत्त का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। वृत्त के मिडिल में होता है क्या? केंद्र। उसके बाद देखो केंद्र से हम परिसीमा के किसी भी किनारे को मिला देंगे। ये लाइन जो हम मिलाते हैं इसी को कहते हैं त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे? वृत्त का त्रिज्या। समझ में आया बात? वृत्त के केंद्र से उसके परिसीमा को जो रेखाखंड मिलाता है उस रेखाखंड को हम कहेंगे त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या कहेंगे। जैसे ये वृत्त हो गया, इसके केंद्र से एक लाइन खींच देंगे, ये रेखाखंड कहलाएगा त्रिज्या, ठीक है। एक वृत्त में हम अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, अनेक। तुमको जितना मन आएगा उतना त्रिज्या तुम इसमें खींच सकता है। ये पॉइंट एक आया समझ में ले। यानी एक वृत्त का त्रिज्या यानी केंद्र से किसी भी सीमा को कहीं भी मिला दो, तुम इधर मिला दो, इस तरफ, उससे कोई मतलब नहीं, वही उसका त्रिज्या कहलाता है। और उसके बाद एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हम खींच सकते हैं। वृत्त में जितना बिंदु होगा ये जो है अनेक लाखों करोड़ों बिंदुओं के मिलाने से ये सीमा बना है, और प्रत्येक वृत्त के एक बिंदु से एक त्रिज्या खींच सकते हैं। इस तरह से वृत्त में कितना बिंदु है कहना मुश्किल है क्या? तो हम अनेक त्रिज्याएं खींच सकते हैं वृत्त में, और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होगा। एक वृत्त का, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त में हम जितना भी त्रिज्या खींच दें, अगर ये 5 आएगा तो ये भी क्या आएगा? 5 आएगा। ये समझ में आया बात? इसमें अगर हम और दूसरा त्रिज्या खींचेंगे तो ये भी क्या होगा? 5 ही होगा। इसमें यदि हम तीसरा त्रिज्या और खींच दें तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। यानी एक वृत्त में जितने भी त्रिज्याएं खींचेंगे वो सभी आपस में क्या होगा? बराबर। हाँ, लेकिन एक चीज, जब दो रंग वृत्त होगा, एक ये छोटा वृत्त समझने के लिए, एक ये बड़ा वृत्त, ये दोनों वृत्त में ये दोनों का त्रिज्या बड़ा या छोटा हो सकता है। जिसका त्रिज्या छोट होगा वो वृत्त छोटा वृत्त कहलाएगा, और जिसका त्रिज्या बड़ा होगा वो वृत्त
बड़ा त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जिस वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी वह वृत्त क्या होगा, बड़ा होगा। जिस वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी वह वृत्त क्या होगा, छोटा होगा। यदि वृत्त बड़ा है तब उसके त्रिज्या को हम आर से सूचित करेंगे, बड़ी आर लेंगे। बड़े वृत्त के त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, बड़ी आर। आर मतलब होता है रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या, ठीक न, रेडियस, इसका हिंदी में कहते हैं हम त्रिज्या, इसीलिए इसका कैपिटल लेटर पहले ले लेंगे आर। ये जब बड़ा वृत्त का हम बात करेंगे तो उसका त्रिज्या किससे सूचित करेंगे, आर से। और जब छोटा वृत्त रहेगा तब उसका त्रिज्या हम ले लेंगे छोटी आर। समझ में आया ना, ये आर क्या है, बड़ी आर क्या है। ठीक है, तो बड़ी आर हो जाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या, छोटी आर जब लिखा है इसका मतलब समझ लो छोटी त्रिज्या ना। जब दोनों एक साथ रहेगा तब बड़का को बड़ी और छोटका को छोटी। और जब अलग अलग है, एक वृत्त की बात कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी लेंगे तो चलेगा। इसमें तुम ये वृत्त समझ गया, वृत्त का परिधि समझ में आया, परिधि समझ में आया। उसके बाद इसका त्रिज्या समझ में आ गया। क्या अलग अलग वृत्त के त्रिज्या अलग अलग होगा। अगर कोई दो वृत्त है, अगर दोनों वृत्त की त्रिज्या बराबर है इसका मतलब वो वृत्त क्या हो जाएगा, एक समान है। अब एक चीज और समझते हैं, इसमें तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्या रे, ये सब बेसिक नॉलेज हुआ सिर्फ समझने के लिए ना। अगर कहेगा तो फिर हम लिख भी देंगे। आप देखो एक चीज और समझते हैं इसमें, वृत्त का व्यास, व्यास किसको कहेंगे आप। ये मान लो वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, केंद्र से हम कहीं भी एक लाइन खींच देंगे, ठीक है रे, जो केंद्र से होता हुआ जाए, यानी वृत्त के केंद्र से एक हम लाइन खींचे जो वृत्त के दो सीमा, एक छोर हुआ एक दूसरे छोर हुआ को मिलाता हो, तो उसको हम कहेंगे वृत्त का व्यास। कहीं से भी खींच सकते हैं, यहां से भी खींच देंगे, हाँ, लेकिन शर्त वही है, वृत्त के अंदर का वैसा रेखाखंड जो केंद्र से गुजरे न, और वृत्त के दो अलग अलग बिंदु को एक दूसरे के विपरीत बिंदु को टच करता, स्पर्श करता, उसको हम क्या कहेंगे, व्यास। इसको क्या कहा जाएगा रे, व्यास कहेंगे। ये पूरे रेखा कहलाएगा व्यास। इसको हम डी से सूचित करते हैं। वृत्त के व्यास को किससे सूचित करेंगे, डी। यानी अब कहीं भी डी लिखल रहेगा तो तुम समझ लेना क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, वृत्त के व्यास के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है रे, ये समझ में आया बात। तो ये हो गया तुमको वृत्त का व्यास। एक चीज और जान लो, वृत्त का व्यास तभी होगा जब वो केंद्र से गुजरेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम केंद्र से नहीं गुजारेंगे तो व्यास नहीं होगा। तुम इसमें चित्र से समझ सकता है, इसमें ऐसे भी हम खींच सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और जान लो, एक वृत्त, जैसे ये वृत्त खींचे हम, वृत्त खींचे ले, और वृत्त में हम एक व्यास खींच दें तो ये व्यास जो है ना वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, वृत्त को क्या करेगा, ये दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी बीचों बीच से गुजरेगा। जब भी गुजरेगा तो बीच से गुजरेगा। ठीक है ना, चाहे इस तरह से भी खींचेंगे, इधर इधर दो भाग बांटेगा ना। अगर हम इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से यदि खींच दें तो भी ये दो भाग बांट दिया ना, बांट दिया। यदि हम इस तरह से खींच देते हैं तो भी ये दो पार्ट बांटता है। यानी कुल मिलाकर वृत्त के केंद्र से जब जाएगा रेखाखंड और वृत्त के दो परिसीमा के बिंदु को टच करेगा तो उसको व्यास कहेंगे। और व्यास जो है वृत्त को दो भागों में बांटता है, और प्रत्येक भाग कहलाएगा अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। इसी के एक टुकड़ा को हम कहते हैं अर्धवृत्त। जैसे यहाँ की व्यास है, इसको यदि हम यहाँ से मिटा दें तब ये बन जाएगा कौन चीज, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त समझ में आया। वृत्त मतलब पूरा, अर्ध मतलब आधा न, अर्धवृत्त यानी आधा। समझ में आया न। अब अगर ये व्यास दे दे मान डी, तो यही डी जो है अर्धवृत्त है तो ओकरो व्यास यही होगा। अब पूरा वृत्त रहता तो ओकरो व्यास यही होता न। दोनों बदलता नहीं, बदलता। और अर्धवृत्त के लिए जो त्रिज्या होगा न, उसका वृत्त रहता तो भी त्रिज्या क्या होता, उतने होता। समझ में आया न। इससे क्या समझ में आ गया, अर्धवृत्त समझ गए हम। यानी व्यास, जैसे ये वृत्त है, इसके व्यास जब हम खींचेंगे तो इसके ऊपर एक अर्धवृत्त बनेगा, एक नीचे बनता। चाहे इधर से बीचे बीच खींचते इस पार और इस पार बनता। कहीं भी वृत्त खींच देंगे, मतलब खींचेंगे वृत्त में व्यास, तो वृत्त को क्या करेगा, दो भाग में बांट देगा। और प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त।
जो आपस में बराबर होगा। और ये वृत्त है, इसका व्यास और इसका ही अर्धवृत्त, ये दोनों के लिए व्यास यही होगा ना। देख रहा है, एक किनारा से दूसरे किनारे को केंद्र से होकर गुजर रहा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास समझ में आया, व्यास समझ गया, इससे तुम अर्धवृत्त समझ गया क्या, और अर्धवृत्त समझ गया। उसके बाद आप देखो व्यास और त्रिज्या में कुछ संबंध होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। हम त्रिज्या के बारे में बताए थे, केंद्र से एक टुकड़ा को मिला देंगे तो त्रिज्या कहते हैं ना, और फिर केंद्र से इधरों मिलाएंगे तो इसको भी क्या कहेंगे, त्रिज्या। इस चीज को फिर से देखो, हम बताए थे वृत्त के केंद्र से कहीं मिला दो तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। हम फिर यहों से इधर मिला सकते हैं, केकरो हम क्या कहेंगे, त्रिज्यीय कहेंगे ना, कहेंगे रे। केंद्र से परिसीमा को किसी बिंदु को मिला देंगे तो त्रिज्या कहलाता है। लेकिन एक बात और, जब हम एक रेखाखंड सीधा केंद्र से गुजारते हुए खींच देंगे तो पूरे लाइन को हम क्या कहते हैं, व्यास। व्यास कहते हैं रे, व्यास कहेंगे। यानी जब यहां से एक टुकड़ा इधर खींचे त्रिज्या, एक टुकड़ा इधर खींचे त्रिज्या, और ये पूरे लाइन सीधा खींच देंगे तो क्या कहलाएगा, व्यास। ये पूरे लाइन को हम व्यास कहते हैं। लेकिन गौर से देखेंगे, इसमें दो त्रिज्या आता है ना रे, एक त्रिज्या यहाँ से इस तरफ आता है, दूसरा त्रिज्या यहाँ से इधर आता है, नहीं आता है। इस तरह से एक व्यास में दो गो त्रिज्या आया, नहीं आया, केंद्र से एगो इधर आया, एक तो इधर आया। चाहे तुम इधर से ही खींच दो व्यास, तो इसमें भी क्या है, केंद्र से एक इधर त्रिज्या, केंद्र से फिर एक इधर त्रिज्या, यानी और ये पूरे लाइन को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो एक व्यास में दो गो त्रिज्या, इसीलिए एक सूत्र बनता है D बराबर 2R। ये बन गया तुम्हारा सूत्र, इसको तुम लिख सकता है, लिखते भी जाना सबके साथ ताकि हम मिटाते जाएंगे। देखो तो व्यास, इसको D कहेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा 2R ना। अब क्वेश्चन जब हम बनाएंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में, अगर व्यास दे दिया, ठीक है, यानी त्रिज्या दे देगा, कहेगा त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है, तो व्यास निकालो। तो व्यास बराबर क्या सूत्र होता है, 2R, तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा, 20। आप कह देगा त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर, तो तुम ही बताओ D का मान कितना हो जाएगा, 2R होता है, तो 2 गुना 35 कर देंगे 70। समझ में आया बात, यानी कि त्रिज्या यदि दिल रहेगा तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। एक सूत्र हमारा ये हुआ। उसी से एक सूत्र और हम इसको उल्टा करके बना सकते हैं। जैसे देखो ये 2 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो R बराबर हो जाएगा D/2 नहीं। अब R का मतलब हो गया तुम्हारा त्रिज्या नहीं, और D मतलब क्या होता है, व्यास बटे 2। बताओ सूत्र कहीं से आया, यहीं पर ना सब कुछ है। तो अब क्वेश्चन क्या कह देगा, मान के चलो व्यास दे दिए हैं 28 सेंटीमीटर, इस तरह का ही क्वेश्चन बराबर आता है, कहेगा व्यास 28 सेंटीमीटर, और सूत्र में दे देगा त्रिज्या। बस विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है जाके त्रिज्या कहां से लाएंगे। तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, तो व्यास इसमें 28 सेंटीमीटर दिया है। इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, देखो व्यास दे दिया है तो इसका हमें त्रिज्या निकालना यदि हो तो त्रिज्या बराबर क्या सूत्र होता है, व्यास बटे 2। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 14 आ जाएगा, ये त्रिज्या होगा। ये समझ में आया ना। यदि व्यास और त्रिज्या के बीच एक संबंध होता है ना, R बराबर D/2, ठीक है। तो इस तरह से जो है व्यास जब दे लेगा तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्या समझ में आया बात है। इसमें 2 सूत्र बन गया था, एक सूत्र D बराबर क्या हो गया, 2R। ये सूत्र तब लगाएंगे जब त्रिज्या दिया रहेगा तो हम व्यास निकाल सकते हैं, 2 से गुना कर देंगे ना रे। और जब व्यासे दिया रहे और त्रिज्या पूछेगा तब ये सूत्र लगेगा, ठीक है। R माने त्रिज्या, D माने व्यास, बता दिए हैं। तो जब त्रिज्या दिल रहेगा कहेगा वृत्त के व्यास क्या होगा, ये लगा देंगे। और जब व्यास दे देगा त्रिज्या पूछेगा क्या करना, 2 से भाग कर देना।
2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा ना, और त्रिज्या हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। तो व्यास, त्रिज्या और परिधि समझ में आया ना, ये 3 चीज समझ गया। अब एक परिधि निकालने के लिए सूत्र होता है, जैसे देखो ये परिधि है, ये परिधि मतलब होता है ये परिसीमा, ये बात समझ आया ना रे। ये घेरा जो है, जैसे तुम्हारे पास थोड़ा सा जमीन है तो उसको हम बाउंड्री करते हैं ना, बाउंड्री नहीं करते हैं, घेरते हैं, तो वही घेरा इसका हो गया, ये वृत्त का घेरा हो गया। ये पूरा लाइनिंग जो घेरते हैं, या फिर इसकी लंबाई को यहां से नापेंगे, यहाँ पर पूरा ये लंबाई को, परिमिति को, परिधि को, ये कितना होगा। तो ये चीज निकालने के लिए इसका त्रिज्या दे देता है। मान लो इसका त्रिज्या क्या है, r है, तो ये सीमा जो हम निकालेंगे, ये घेरा, इसके लिए सूत्र होता है, उसी को हम कहते हैं परिधि या परिमिति। ये निकालने के लिए सूत्र होता है 2 पाई r, ठीक है ना, 2 पाई r होता है। अब देखो एक चीज और गौर करो, 2 पाई r, ये जो है सीमा हम निकालेंगे, ये घेरा, ठीक है रे, ये त्रिज्या का मान हमेशा दे देगा। जब त्रिज्या का मान दिया रहेगा तभी तुमको क्या कहेगा, परिधि या परिमिति निकालने के लिए, बिना त्रिज्या के ये मान नहीं निकलेगा। ये बात समझ में आया ना। तो हमारे पास जब त्रिज्या दिया रहेगा हम उसकी सहायता से ये सूत्र लगाएंगे और हम क्या निकाल लेंगे, परिधि। लेकिन कभी कभी जब हम हिसाब बनाते हैं तो परिधि ये दे देगा, कह देगा तुमको परिधि जो है कितना, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तब तुमको निकालना है त्रिज्या। सब एक दूसरे से रिलेटिव है, ठीक है, एक दूसरे का पूरक होता है। इसके बिना जो है परिधि के, त्रिज्या के बिना अधूरा अधूरा, त्रिज्या के बिना ये। तो जब परिधि निकालने के लिए कहेगा तो मन में एकदम बैठा लो, त्रिज्या देगा, ठीक है ना। लेकिन जब परिधि दे दिया है तो इसका मतलब हुआ तुम त्रिज्या इसकी सहायता से निकाल सकता है। तब ये सूत्र लगाएंगे, परिधि को हटा देंगे, उसके स्थान पर 2 पाई r रख देंगे, इधर 132 कर देंगे, ठीक है ना। एक बात और जान लो, इसमें एक चीज होता है, ये संकेत, इसको पाई कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पाई। इस संकेत को हम पाई कहते हैं, 2 पाई r। और जब हम वृत्त में इसको जब हम पढ़ेंगे तो वृत्त में इसका जो है पाई का भी तक मान किसी को पता नहीं है, लेकिन इसको हल करने के लिए एक हम अनुमानित मान का उपयोग करते हैं, ठीक है, 22/7। तो जब हम वृत्त में पढ़ेंगे या फिर पाई का उपयोग करेंगे तो पाई का मान कितना लेंगे, 22/7, 22/7। इसमें कोई दिक्कत है? जब परिधि कहेगा तो 2, तुमको तो पते हैं, पाई का मान हमेशा क्या रखना है, 22/7 रखना है, त्रिज्या दे देगा, इसे तुम परिधि निकाल सकता। हाँ, एक चीज और जान लो, पाई का एक दूसरा मान भी होता है 3.14। लेकिन जब क्वेश्चन में पाई का मान ये कहेगा रखने के लिए, इसका मान दे देगा क्वेश्चन में, ब्रैकेट में डाल देगा, ब्रैकेट में पाई ऐसे कर डाल देगा, तब समझ लेना है कि पाई का हमें क्या रखना है, 3.14। और जब क्वेश्चन में नहीं है इसका चर्चा, और सूत्र में पाई तो आएगा ही, सूत्र में तो पाई आएगा, लेकिन लिखल नहीं है, तब वैसी परिस्थिति में हम क्या रखेंगे, 22/7। दोनों एक ही चीज है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 22 में यदि हम 7 से भाग करेंगे तो कितने आएगा, क्या, यानी कि कटेगा ही नहीं, 1 दशमलव के बाद 2 अंक तक लिया जाता है, यानी 7 से तुम भाग देगा तो 1 दशमलव में आएगा। जब मान, एक बात और जान लो, एक अपना भी दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस। जब मान देखो सीधा सीधा दिया, यानी बिना दशमलव वाला है, तो पाई का मान ये रखेगा, क्या, नीचा में 7 है, लगेगा ऊपर में कोई अंक ऐसा है जो 7 से कटने वाला है, तो पाई का मान ये उपयोग करो। उसके बाद देखो सब मान, त्रिज्या दे दिया दशमलवे में, क्या, तो त्रिज्या जब दशमलवे में है तो ये के स्थान पर हम पाइयों का मान दशमलव वाला ले लेंगे। ये सब अपना समझना पड़ता है, यही सब नहीं समझता है, हिसाब गलत होता है, क्या। जब सीधा मान है, नहीं कुछ कर रहा लेने के लिए, तो तुम सीधा 22/7 लो पाई का। लेकिन मान जब दशमलव में है और नहीं कर रहा, फिर भी तुम ये ले सकता है, बाकी जब तक नहीं कहेगा तब तक यही लेते रहो। लेकिन दशमलव का मान है, त्रिज्या भी, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। और नहीं तो उसमें भी अगर दशमलव वाला मान रहेगा, r का मान 3.5 है, तो इसमें 7 से कट रहा, नहीं कट रहा, तो यही रखेंगे,
तो इस तरह से उपयोग किया जाता है। तो ज्यादा 90% चांस है पाई का मान तुम्हारा जो हिसाब बनेगा उसमें 22/7 का उपयोग होता है। 10% ही बहुत मुश्किल से दशमलव वाला हिसाब कोनो आता है इसका यूज, ठीक है। तो पाई के बारे में जान गया, इसका मान 22/7 होता है। परिधि दे रहेगा तो तुम आराम से परिधि जब पूछेगा तो त्रिज्या देगा, और त्रिज्या जब परिधि दे देगा तो तुम क्या करेगा, त्रिज्या निकाल सकता। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखो 2 गुना 22/7 गुना ये हो जाएगा 132 गुना 7, ये भाग में जाएगा गुना में, और वो दोनों क्या हो जाएगा, भाग में नहीं हो जाएगा। यानी इस तरह से R बराबर सूत्र हो जाएगा तुम्हारा परिधि बटे ये जो है 2 पाई नहीं हो जाएगा। त्रिज्या जब पूछेगा परिधि दे दिया ये सूत्र लगाओ, परिधि बटे 2 पाई। या हल करने के लिए आता है तो बस सीधा मान रखो, इस तरह से गुना भाग करके हल कर सकता है। तो ये परिधि से त्रिज्या निकाल सकते हैं, और त्रिज्या दे लेगा तो परिधि एक दूसरे से रिलेटिव है। परिधि किसको कहेंगे, ये घेरा को कहेंगे। परिधि क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन ये पाई जो है फिर आगे की क्लास में जब हम जाएंगे ना तो पाई के बारे में पढ़ेंगे, रेडियन में पाई का मान अलग होता है। ये जब हम जाएंगे आगे क्लास में इंटरवल पढ़ेंगे तब इसका मान फिर दूसरा भी होता है, तो उसको अभी नहीं पढ़ना है यहाँ पर। क्या एक चीज और जानते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त के क्षेत्रफल ये जितना स्पेस 6 का, ये जैसे हम घेरा किए ना, बाउंड्री किए, तो बाउंड्री करने के बाद जिस एरिया को ये कवर किया, जितना एरिया को ये घेरा, इतना दूर छेक लिया नहीं है, ये पूरे एरिया को घेरना नहीं, जहां तक इसका क्षमता है, मतलब ये पूरे एरिया जिस एरिया को ये कवर किया, ये पर्सन इसके अंदर के, उसको हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया ना। यानी कि जैसे ये वृत्त है, ये पूरे आंतरिक भाग, ये इसके घेरा के अंदर के भाग को हम क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। समझ में आया। इसको क्या कहेंगे, वृत्त का। यही वृत्त में जब व्यास खींच दिया जाएगा न, और यहां से खत्म कर दें तो इसको अर्धवृत्त बता चुके हैं, और इसको निकालने के लिए कहेगा ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल न। इस भाग को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सब लाइन का अलग अलग अर्थ है न। इस लाइन, ये लाइन बताता है जब व्यास है न, ये पूरा एरिया जो रंगा हुआ है ये बताता है हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, क्या रे, क्षेत्र है, उसका एरिया निकालेंगे बस, क्षेत्रफल। ठीक ना, समझ में आया बात। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ये भी जान लेते हैं। जब वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो समझ लेना पूरे एरिया का पूछ रहा है, तब लगाते हैं सूत्र पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई के बारे में तुमको हम पहले से बता चुके हैं ना रे, 22/7 अभी तुरंत बताए। और उसके बाद क्या अगला मान क्या आ रहा है, त्रिज्या आ रहा है। तो त्रिज्या तो पहले त्रिज्या भी तुमको मालूम है, यानी देख लिया, जब परिधि निकालना है तो भी त्रिज्या पड़ेगा, जरूरत नहीं। और हमको क्षेत्रफल चाहिए, ये सूत्र नहीं पता तो लिख भी सकता है, लिख भी देगा। जो सूत्र आएगा लगता है हम नहीं जानते उसको लिख के जाना है, ठीक है ना, साथ ही साथ, क्या कि हम मिटा देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सूत्र जब भी लगे तो उसको लिख लेना अपन। तो ये क्षेत्रफल के लिए ये लगाएंगे। तो क्षेत्रफल में भी एक चीज तुमको कॉमन सीखने के लिए मिल रहा, पाई का मान तो हमको मालूम है न, तो चाहिए क्या, त्रिज्या। अगर त्रिज्या दे दिया तो तुम ये सूत्र लगाकर क्षेत्रफल निकाल सकता, नहीं निकलेगा रे। हाँ, और क्षेत्रफल जब दे देगा तो तुम फिर इसकी सहायता से क्या निकाल सकता है, त्रिज्या। और जना क्षेत्रफल दे दिया 132, तो पाई आर स्क्वायर बराबर या 154 दे दिया, तो तुम्हारा ये क्षेत्रफल का मान है 154। क्या क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल यदि दे दिया है तो इसका मतलब किसका मान दे दिया है, पाई आर स्क्वायर का। क्षेत्रफल कहेगा वृत्त के, तो तुम मन में बैठा लो क्षेत्रफल माने क्या, तो पाई आर स्क्वायर, इसका मान दे दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, क्या रे, इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, 22/7 गुना आर स्क्वायर 154। हल करने के लिए सबको आना चाहिए, ये तो आता है ना, ये भाग में है, इधर आता है तो क्या होता है, गुना हो जाता है, गुना वाला आता है तो भाग हो जाएगा, ये स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, यही होता है। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं।
ये सूत्र बन गया एक तो, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा एरिया। अब वृत्त जितना बड़ा होगा उसका क्षेत्र उतने बड़ा होगा, जितना छोटा होगा उसका क्षेत्रफल उतना कम होगा। ये समझ में आ गया? अब एक चीज गौर करो, अर्धवृत्त खुद तुम देखो, जैसे रोटी ही बनता है, ये रोटी पूरा रहता है ना, उसको बीच से दो भाग में बांट देंगे, इस तरह का आकृति बनता है ना, तो वो आधा रोटी हो जाएगा, उसको भी हम कहेंगे आधा वृत्त, नहीं कहेंगे अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के जब क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो ये जब पूरा वृत्त था तो पाई आर स्क्वायर था क्षेत्रफल, नहीं रे? अब हमको आधे जरूरी है, तो एकरा हम दूस भाग नहीं कर देंगे, आधा मतलब 10 का आधा क्या होता है 5, दूस भाग कर दो, आधा सिंपल है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल यदि कह दे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा अपने आप ना। तो ये तुम्हारा सूत्र हो जाएगा किसके लिए, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। इसके लिए भी क्या चाहिए तुमको, पाई मान मालूम ही रहता, त्रिज्या चाहिए ना। तो इस तरह से अगर क्षेत्रफल दे है तो तुम त्रिज्या निकाल सकता, अगर त्रिज्या दे है तो तुम क्या निकाल सकता है, क्षेत्रफल। त्रिज्या की सहायता सब क्या क्या निकलेगा, एक परिधि निकाल सकता है, क्षेत्रफल निकाल सकता है, अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल सकता है, और ये तीनों देल रहेगा, चाहे मिटा दें इसको। यस सर। अब देखो तुम्हारे पास 3 शर्त है, अगर त्रिज्या देल है, ठीक है ना, तो इसकी सहायता से तुम परिधि निकाल सकता है ना, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकता, अगर अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, एक तरीका। दूसरा नंबर, अगर ये तीनों दिया है तो तुम त्रिज्या को भी निकाल सकता है, यही होता है हिसाब, बस ये घूमते रहता है। कभी त्रिज्या देगा परिधि पूछेगा तो लगाएंगे 2 पाई आर, त्रिज्या देल है क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या देल रहेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, और कभी यही मान दे देगा ये पूछेगा तो भी यही सूत्र से निकल जाएगा ना। परिधि कहेगा समझ लेना इसका मान दिया, क्षेत्रफल का इसका मान दिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का ये मान दिया, ये सब समझ में आया, ये सब समझ में आया। अब देखो वृत्त को कई तरीकों से नाम जो है बदल बदल कर कहेगा, अब वृत्त थोड़ी वृत्त से कहेगा, वृत्त के आकार का कोई भी वस्तु इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल यहाँ ये है, तुमको खुद समझना पड़ेगा ये वृत्त है या नहीं। अब वृत्त नहीं कहेगा, कह देगा सिक्का, तो सिक्का आकृति देखा है, 1 रुपया वाला सिक्का, तो कैसा आकृति होता है वृत्त के जैसा, सिक्का, चूड़ी। उसके बाद कह देगा ये पहिया है, पहिया देखा रे, साइकिल का पहिया नहीं। अब साइकिल का पहिया कैसा होता है, गोले न होता है ना, देखो गोल होगा तो बस बीच में खाली रहता है तो वो हो जाएगा वृत्त। उसके बाद साइकिल जखने कहेगा पहिया, उस साइकिल के पहिया देखेगा स्पोक होता है ना, कार लतन कमानी, तो ये कमानी इस तरह से देखेगा, साइकिल को देखा तो नहीं देखा है, इस तरह कमानी रहता है, तो ये क्या बना इसका वृत्त का त्रिज्या बन गया, नहीं बन गया। अब एक कमानी कहेगा कि एक पहिया, वृत्ताकार पहिया का कमानी दे देगा, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग काम कर जाना चाहिए, क्या देगा, त्रिज्या देगा। वृत्त में कुछ है ही नहीं, त्रिज्या है व्यास है ना, त्रिज्या है और व्यास है, तो वृत्ताकार कोई भी वस्तु कहेगा अगर वो कमानिये का रहा है तो इसका मतलब समझ लेना है क्या, त्रिज्या। अब कह देगा तुमको एक खुट्टा में मान के चलो बकरी बंधा हुआ, यहाँ खुट्टा कर देते हैं, ठीक है, कह देगा ये 5 सेंटीमीटर का रस्सी है, बकरी बंधा हुआ, तो बकरी कितना दूर घूमेगा, ये 5 सेंटीमीटर चारों एरिया से ना घूम जाएगा नहीं रे, कहीं नापेगा 5 5 5, ये वृत्त बना देगा नहीं रे, और उसके द्वारा जो गोला बनेगा यानी वृत्त बनेगा, वो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा कौन चीज, 5 सेंटीमीटर। क्या सवाल माथा बात पे, बस यही सब घुमाता है और कुछ है इस हिसाब में वृत्त संबंधी चैप्टर में कुछ है ही नहीं, तो समझ में आया। यानी इस तरह के सवाल जखने देगा तुमको लगेगा कि हम एक दिमाग में बैठा लो, एक निश्चित बिंदु के लगेगा हम चारों बगल घूम रहे हैं, कोई दूरी घूम रहा है, तो समझ लेना वृत्त क्या त्रिज्या।
वृत्त क्या है, जखने लंबाई सब जगह सेम होगा त्रिज्या हो जाएगा। समझ में आया ना बात रे? इसको तुम इस तरह से भी समझ सकता। अब एक चीज और समझो, अब इसमें जो है कुछ और पॉइंट्स आता है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वृत्त थोड़ा। अभी ये सब क्लास के बने 8 लेवल का था, अभी 10 लेवल आने के लिए बाकी है। अब क्या होगा तुम इसमें समझिए, इन लाइन हर लाइन का अलग अलग अर्थ है। इन लाइन को क्या कहते हैं, परिधि ने। अब पूरे एरिया जितना कवर किया उसको वृत्त कहेंगे ना रे, और पूरे एरिया के क्षेत्रफल निकालें इसको वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। अगर कोई लाइन हम एक के और खींचे त्रिज्या करते हैं, लाइन का मतलब है त्रिज्या ना। अगर यही लाइन को हम सीधे खींच देंगे तो व्यास हो जाता है ना, इसका भी मतलब है। लेकिन एक लाइन और हम खींचेंगे उसका भी मतलब होता है। जैसे अब एक लाइन हम ऐसा खींचेंगे जो केंद्र से नहीं जाए। बताओ ये भी रेखाखंड जो हम खींचे ये वृत्त के केंद्र से जाता है, नहीं जाता है। इसको क्या कहेंगे, इसको जीवा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जीवा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहते हैं, वृत्त का जीवा। जो वृत्त के केंद्र से नहीं जाएगा तो वृत्त क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। वैसा रेखाखंड यहो दो किनारा को टच करता है न, खाली व्यास में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा। ये केंद्र से चल गया तो व्यास हो गया, आई केंद्र से नहीं गया तो जीवा हो गया। कोई अंतर है, समझ में आता बात है न। अब जरा मान चलो कोई रहता है 4 भाई, एगो चोरी करने लगता है तो उसको लोग क्या कह देता है, चोर न। एगो चोरी नहीं करता तो उसको भी चोर कहेगा। उसी तरह से इसका लक्षण है, जो केंद्र से गुजर जाएगा उसको हम व्यास कर देंगे, और जब केंद्र से नहीं गया जीवा हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज समझ में, जीवा समझ गया ना। एक चीज और समझो, जब ये जीवा खींचे तो यहां से ये दिख रहा दूरी, ये बना दे एक लाइन। तुम गौर करो, ये पूरा लाइन घूमेगा तब ना हम परिधि कहेंगे। वृत्त के चारों बगल घूम जाएंगे गोलाकार, यहाँ से घूम गए परिधि। लेकिन अब घूमना नहीं है, ये जो लाइन टच किया यहाँ से घूमते घूमते हमको यहाँ आकर रुक जाना, यानी ए से चलेंगे पी के पास होते हुए पहुंच जाएंगे बी के पास, तो बनेगा ए पी बी। इसको हम कहेंगे संगत चाप की लंबाई। इसको क्या कहेंगे, संगत चाप की लंबाई। ठीक है, ए बी जीवा हो गया, ए बी जीवा के संगत चाप की लंबाई हो गया। तो आइए अब चाप की लंबाई की बात करेगा तो समझ में आ जाएगा। चाप की लंबाई मतलब जहां से मिडल है जीवा यहां तक, इतने गई चाप की लंबाई। समझ में आया। चाहे ये वृत्त हम खींच देंगे, ठीक है, ये वृत्त खींचला के बाद कहीं भी हम मिला देंगे तो ये जो लाइनिंग यहाँ से मान लो ए और यहाँ आया बी, और तुमको एक पॉइंट दे देते हैं बीच में ताकि पता चले इधर से जा रहा। अरे तो ए बी सिर्फ कहेंगे तो यहाँ से चलेगा, यो बदन यहाँ आ जाएगा न रे। लेकिन यहाँ से जब इधर आएंगे तो जीवा हो जाएगा न रे, और जब यहाँ से चल के यहाँ आएंगे तो चाप की लंबाई होगा। समझ में आया ना बात। ये सब चीज नहीं समझता दिक्कत होता, समझा, समझा नहीं समझ में। इसको मिटा दें, जीवा समझ गया। उसके बाद आप देखो त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड एक तो होता है, ये केंद्र है, ठीक है ना। केंद्र से दो त्रिज्या खींच देंगे। क्या वो त्रिज्या खींचे, 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या ये न रे, दूसरा त्रिज्या ये, त्रिज्या न रे, केंद्र से कहीं मिलाएंगे त्रिज्या, और एकरा कहते हैं संगत चाप की लंबाई न। इस 2 त्रिज्या और चाप की लंबाई के बीच जो क्षेत्र बनता है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं त्रिज्या खंड। इसको क्या कहेंगे हम, त्रिज्या खंड कहेंगे। त्रिज्या मतलब त्रिज्या, खंड मतलब हिस्सा, यानी त्रिज्या के कारण जो खंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। समझ में आया।
इधर दोनों लाइन है तो त्रिज्या, और नीचा वाला लाइन को क्या कहते हैं? संगत चाप की लंबाई। है दोनों के बीच जो एरिया बना, ही एरिया, इस एरिया का नाम क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड। ठीक है, जब तक नहीं कहेगा क्वेश्चन में तब तक त्रिज्या खंड ही लगाएंगे। इसको हम कभी कभी लघु त्रिज्या खंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब एक हो जाएगा ई एरिया, दिख रहा है? ई पूरा एरिया दो डॉट वाला ई एरिया, इसको छोड़कर ना उसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। समझ में आया? ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहेंगे? ये जो रंगे हैं हम, इस रंगल का हिस्सा को छोड़ दो और तब जो एरिया बचाई वाला भाग बड़का, उसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। समझ में आया? ये सब सवाल में आएगा। त्रिज्या खंड समझ लेना, त्रिज्या खंड मतलब है कर बात कर रहे हैं। तुम कहीं भी बना दो, किधर भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दो त्रिज्या गारंटी हो ना। दोनों त्रिज्या के बीच जो एरिया बनेगा ना, एकरे हम कहेंगे त्रिज्या खंड। कौन? लघु त्रिज्या खंड। और ये जो भाग बच गया पूरा, इस भाग को हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड ना। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र हम बताते हैं, इसके बारे में भी पहले थोड़ा सा इस चित्र के बारे में समझ लेते हैं। समझ में आया बात? जब तक तुम चित्र बढ़िया से नहीं समझेगा तो हिसाब तब तक समझ में नहीं आएगा। इसका क्या? उसके बाद ये समझ में आया ना? अब थोड़ा सा और है, वृत्त में बस इतने चीजें होता है, इससे ज्यादा कुछ है। एक तो और जो है वृत्त का भाग होता है, जरा देखो ये लाइन हम बोले खींच देंगे सीधा न। इस लाइन को हम क्या नाम रखे थे? नाम मतलब भूल गया तो गया। वृत्त के अंदर हम जब क्या लाइन खींचेंगे सबका अलग अलग नाम है, जो हम बता चुके हैं अभी, तुरंत नहीं बताएंगे। पूरा वर्णन हम डिटेल से कर दिए। अगर पूरे एक बार मतलब पूरे को देख लेगा, अगर जिसके पास होगा तो फिर से रिपीट कर लेना, तो तुम्हारा जो है कंसेप्ट खत्म, मतलब कंप्लीट हो जाएगा वृत्त का। ये लाइन को हम जीवा कहते हैं ना। जीवा, ये हो गया जीवा। और तुम एक बार यहां से घुमा, यहां पर आके यहां तक गया, और ये नीचा से जब गुजरेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? संगत चाप की ने। दोनों में देखो संगत चाप की लंबाई पहले वाला भी चित्र में था ना, इसमें भी है। उसमें था कौन चीज? त्रिज्या दो को, में है जीवा। कितने अंतर है? ये दोनों मिलकर जो ये एरिया बनाता है न, ये एरिया, इस एरिया को कहेंगे वृत्त खंड। इसका नाम क्या हो जाएगा? वृत्त खंड। त्रिज्या के द्वारा जब टुकड़ा बनेगा तो त्रिज्या खंड, जब जीवा और संगत चाप की लंबाई के सहायता से जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? वृत्त खंड। और वृत्त खंड को ही कहते हैं हम लघु वृत्त खंड। कोई दिक्कत नहीं? लघु वृत्त खंड। समझ में आया? बात समझ में आया? और ये जो एरिया बच गया ऊपर वाला भाग, दिख रहा नहीं प्लेन में, ये वाला भाग, ये भाग को हम कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। समझ में आया बात? आप देखो कोई स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं करेगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक तो लिखे हैं लघु त्रिज्या खंड न, और एक तो क्या लिखे हैं? लघु वृत्त खंड। आप त्रिज्या खंड भी लिखेंगे तो ये वह बात हुआ, वृत्त खंड रहेगा तो ये अलग बात है कि ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों में अंतर है न। ये दोनों का हम कॉम्बिनेशन कराते हैं। एक चित्र और हम बनाते हैं। ठीक है, एक चीज तुम बोल रहे हो नीचे वाला ए पी बी एक संगत चाप की लंबाई करते दोनों में है ना। यहाँ बदला क्या? यहाँ आ गया त्रिज्या, इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। दो त्रिज्या के सपोर्ट से जब ये क्षेत्र बना इसको कहते हैं त्रिज्या खंड या लघु त्रिज्या खंड न। और ये जब जीवा की सहायता से बनेगा इसको कहेंगे हम वृत्त खंड। दोनों में अंतर है या नहीं? बताओ। जब वृत्त खंड कहेगा तो कैसा चित्र बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे। और जब कहेगा त्रिज्या खंड तो कैसा चित्र बनाएंगे? इस तरह बनाएंगे। और ये वाला भाग जो बचा इसको दीर्घ वृत्त खंड, ये दीर्घ त्रिज्या खंड,
दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे, और इसको दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं रे? समझ में आ गया नहीं है? तो बस यही सब चैप्टर में उपयोग होता है। तो आप इतने हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। उसके बाद बहुत ज्यादा करेगा, थोड़ा सा है मिला ना इसको, इसके सिवा एक ही लाइन बस थोड़ा सा बढ़ेगा, एक तो पॉइंट आरो है, कहेगा ये जो है वृत्ताकार मैदान है ना, और इसके चारों ओर एक रास्ता भी बना देंगे रे, बस इसके सिवा कुछ कहेगा ही नहीं। ये वृत्ताकार मैदान है, और वृत्ताकार मैदान के हम चारों बगली रास्ता बना दिए इसमें घूमने के लिए। तो ये रास्ता क्षेत्रफल पूछ देगा, तब कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स तो नहीं बनता है। इसमें कोई चकमा कोई जरूरत नहीं। यहाँ तुमको बता दिए 2 वृत्त बन रहा है रे, बड़ा वृत्त के त्रिज्या को बड़ी आर, छोटे वृत्त के त्रिज्या को उस पॉइंट पर जाओ। ये जब बड़ा एरिया को घेर रहा है, एकरा केंद्र वही रहता है, यहाँ से इसको हम कहेंगे बड़की आर, बड़ा त्रिज्या ना, और इसको हम कहेंगे अंदर में जो रह गया छोटी आर। हमको निकालना इस एरिया का क्षेत्रफल, रास्ता जो हम बनाए हैं ये रास्ता का क्षेत्रफल चाहिए। तो तुम ही बताओ, जब इसमें से क्या करेंगे, इतना बड़ा रोटी है माना कि अब बीच से तो इतना बड़ा रोटी के काट के निकालो, तो समझ में आया ना? इसमें हम क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल हमको रास्ता का निकालना। तो बता रहे थे पूरा मान चलो ये बड़ा रोटी है, उसमें से बीच वाला भाग काट के निकाल लेंगे, ये वाला भाग नहीं बचेगा, तो ये वाला भाग बचेगा छोटा सा ना रे, ये वाला भाग बचेगा। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है। जब ऐसा कंडीशन कहेगा तो बाहर से भी ये जो लंबाई आया कह देगा ये किनारा से नाप के इतना दूरी, नहीं कहेगा ये बड़ा त्रिज्या कह देगा, तो तुम समझिए जाएगा। और ये भी नहीं, और ये कह देगा अंदर के किनारा जो है, हाँ जना ये मान चलो तुमको कह देगा रास्ता के बाहर से नापेगा यहाँ से न रे, तो आएगा मान चलो 14 सेंटीमीटर, और कह देगा रास्ता के एक बाहरी छोर और एक आंतरिक छोर से नापेंगे तो 7। ठीक है ना? इन्हें स्पष्ट कहेगा त्रिज्या है। तुम्हारे दिमाग में खुद समझ में आ जाना चाहिए, ये बड़ा वाला हो जाएगा बड़ा त्रिज्या, छोटा वाला हो जाएगा छोटा वृत्त के त्रिज्या। हम बड़ा वृत्त के त्रिज्या में से छोटे वृत्त के त्रिज्या को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है ना? ये बड़े वृत्त के त्रिज्या इस पूरे एरिया में से ये छोटका को घटा देंगे, तो ये बीच वाला भाग बच जाएगा। समझ में आया? बताओ इसमें कुछ बचा? अब रास्ता बनाने का खर्चा कहे जो कहे निकाल देंगे ना रे। उसमें क्या दे रहेगा, खर्चा वाला क्या होता है, जना कहेगा 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपया दे देगा ना, 5 रुपया लगा इसमें ईटा बिछाओ न, कार लगाओ। तो जब 1 मीटर स्क्वायर का दे दिया तो तुम इसका जो क्षेत्रफल निकाला 250 मीटर स्क्वायर, तो जब 1 मीटर का 5 रुपया 250 मीटर का 5 से गुना होगा, ऐसा कंडीशन पूछता तो इस तरह से तुम इसका निकाल सकता, जो भी कहेगा। तो समझ में आ गया ये सब। अब इसमें जो जो सूत्र आएगा वो सूत्र तुम सब लिख लो, बस इतना ही था, इसके सिवा और वृत्त में कुछ है ही नहीं। एक सूत्र तुम्हारे पास आया था R बराबर d/2, एक दूसरा सूत्र दिख रहा है, R बराबर d/2 दिख रहा, उसके बाद जो है d बराबर 2r दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? फिर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, लिखते जाओ पाई स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई r। फिर एक आया था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर बटा 2। ठीक है ना? लिखो जल्दी।
लिखा है। उसके बाद एक तो सूत्र होगा त्रिज्या खंड, ये वाला त्रिज्या खंड, यहाँ कौन बनेगा यदि थीटा, ठीक है ना रे। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है सूत्र, इसका निकालेंगे हम तब। दिख रहा है रे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तब इसमें हम सूत्र लगाएंगे थीटा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। उसके बाद त्रिज्या खंड का एक सूत्र और होता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र में हम क्या करेंगे, लगाएंगे 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360, ठीक है ना, और गुना पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा तुमको दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक सूत्र ये लगा सकते हैं। एक तरह दूसरा रूप भी हम लगा सकते हैं, ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये भी सूत्र हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड का, ठीक है। अब देखो एक सूत्र और होगा, जैसे ये है, ठीक है ना, ये जो बना संगत चाप, ये संगत चाप जो बना, ये चाप की लंबाई होता है एक सूत्र, संगत चाप की लंबाई, इसके लिए सूत्र लगाएंगे थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, जबकि ये थीटा इसका कोण हो जाएगा, ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। उसके बाद वृत्तखंड के बारे में भी समझिए लेते हैं। ठीक है ने, ये होता है वृत्तखंड, ठीक है, समझ में आया ने। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझने के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें चित्र का नाम बदल जाएगा तो फिर ये बदल जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का, दिख रहा है का, नहीं दिख रहा है, क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये पूरी एरिया को हम त्रिज्या खंड लिखा चुके हैं ना, उस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज जो दिख रहा है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब फिर जो है ऊपर वाला मिटा दें, ये वाला, फिर इसका एक हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से ये जो निकाले हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना, इसको लघु वृत्तखंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरा वृत्त हो जाएगा, वृत्त का
क्षेत्रफल में से ये जो लघु वृत्त यानी ये टुकड़ा जो निकालेंगे लघु वृत्तखंड उसका हम घटा देंगे। तो पहले जो है दीर्घ वृत्तखंड कह दिया तो भी हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले। अब समझो, जब दीर्घ वृत्तखंड कहेगा ये हिस्सा का मान निकालने के लिए कहेगा ये, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वृत्तखंड। कैसे निकालेंगे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। इसका सूत्र होता लिखा दिए कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करेंगे घटाएंगे, तब आएगा वृत्तखंड। और फिर क्या करेंगे पूरे वृत्त के, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये रंगीन वाला भाग ये जो हम रंगे हैं इसको घटा देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा ना, ये भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो समझ में आया ना बात। एक चीज और मिटाना इसको, एक चीज और इसमें जैसे हम इस सूत्र लिखे थे त्रिज्या खंड का, इसको थोड़ा समझ लेते हैं सूत्र को। जैसे यहाँ त्रिज्या खंड का सूत्र लिखे हैं, यहाँ कौन बना है थीटा, और त्रिज्या खंड का सूत्र लिखे थे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कहां से है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये पाई आर स्क्वायर हो गया कौन चीज, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जिसके बारे में हम बता चुके हैं ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन एक बात जान लो, एक बिंदु पर जब हम एक राउंड लगा देंगे ये पूरा चक्कर तो 360 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है 360 डिग्री का। तो समझने के लिए तुम खुद समझो, 360 डिग्री जब कोण बन रहा था पूरा, तब ने एक राउंडिंग मारा रे, तब जाकर क्षेत्रफल लगाए हम कौन सूत्र पाई आर स्क्वायर। और जब थीटा का मान दे लेगा यानी 30 डिग्री, इस बार 30 डिग्री कौन बन रहा 360 तो कौन बना नहीं, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 30 बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। समझ में आया रे, काहे कि हम इतने को एरिया में लिए, पूरा एरिया तो लिए ने, इतना एरिया में कितना कौन बना 30 डिग्री बना। मतलब एक तो समझने के लिए या थीटा बना तो थीटा लेंगे, तो ये थीटा का मान बदलते रहेगा, कभी 30 कभी 60 कभी 45 जो भी दे, तो जितना बनेगा उसको ऊपर में रखेंगे, 360 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तभी ना इतना एरिया बना। अगर ये नहीं लिखते हैं तो फिर ये पूरा वृत्त क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समझ में आया बात रे, ये थीटा बटे 360 कहां से आया न, क्या कि कौन बनाया इतने एरिया को इसीलिए आया। समझ में आइए थीटा बटे 360 इस सूत्र समझ में आया ना। तो थीटा का मान यहाँ दिया रहेगा। जब भी हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आप देखो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में क्या क्या दिया है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तुमको पते रहेगा, आर तुमको बता ही दिए हैं, ये वृत्त क्या होता है त्रिज्या 360, क्यों कि पूरे राउंडिंग में 360 बना के इसीलिए 360 से भाग दिया। थीटा क्यों लिए तो इतने का हमको जरूरत था, जो दिया पूछ रहा इतने एरिया के। अब फिर ये एरिया को जब हम निकालेंगे ना तो पूरे एरिया में कौन बना 360 डिग्री, और इस एरिया को छोड़ना किसको है, इस थीटा वाला एरिया को हमें छोड़ देना ना, तो थीटा को इसमें से घटा देना बटा 360, और तब किसका क्षेत्रफल निकाल देना है, बीच में गुना कर देना, उतना हिस्सा निकल जाएगा ना। यानी कहने का मतलब, अब एक चीज और समझ लेते हैं इस चित्र को, तब थोड़ा सा बढ़िया समझ में आएगा। मान लो ये है, अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कौन बना, तब तुम क्लियर समझ जाएगा। 90 डिग्री बना तो 90 चल जाएगा ऊपर और 360 आ जाएगा, लेकिन ये वृत्तीय क्षेत्रफल से इसमें भी गुना होगा। समझो 0 0 का 9 चौका, यानी 1/4 हुआ किसके क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्र, यानी पूरे क्षेत्रफल को निकाल देंगे और 4 से भाग कर देंगे। अगर 90 डिग्री का कोण बनल है तो 1/4 होगा। तो जितना होगा कभी 30 बनेगा कभी 45, इसीलिए ये कंडीशन में हमको लिखना पड़ेगा। तो जब ये बड़ा वाला भाग को निकालेंगे तो 360 में से थीटा घटा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। अब वृत्त खंड अलग था, दोनों में अंतर है ना। एक चीज और ऑब्जेक्टिव कभी पूछ देता है, इस समय से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव में समझ जाओ कम से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव तुम जवाब दे देगा। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है अर्ध वृत्त का परिमिति, तो यहां पर दिक्कत होता है। ये चीज समझ लो, इसका सूत्र थोड़ा सा देखो। ये पूरा वृत्त था, पूरे वृत्त का परिधि क्या था 2 पाई न,
अब इसको लाइन हम गुजार देंगे, व्यास खींच देंगे, तो ये पर्सन क्या होगा, गायब हो जाएगा ना रे। तब ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। तो परिधि ये था वृत्त का, ये किसका था, वृत्त का परिधि था। इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाना चाहिए था हमारे हिसाब से किसका, अर्धवृत्त का ना। लेकिन हम घेरा पढ़ रहे हैं, किसको बारे में पढ़ रहे हैं, तुम ही बताओ। यहां से यहां चलेंगे, जैसे ये पूरा गोला था, समझो बात, तब क्लियर हो जाएगा। यहां से पूरा एरिया चले तो 2 पाई r चले, कितना चले। अब हमको ऊपरी आधे चलना है, तो आधा इसको 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, पाई r। ये तो सिर्फ पाई r यही भाग में आया ना, इस भाग को हम कहेंगे पाई r। लेकिन एक चीज और देखो, घेरा है मेरा, घेरा नहीं है तो खुला छोड़ रहे हैं। घेरा का मतलब ये हुआ यू होल क्या करें, इसको भी हम शामिल करेंगे ना। ये क्या है, व्यास है, ये क्या है, व्यास है। तो इसमें जुट जाएगा d यानी व्यास, नहीं तो इसको जोड़ देंगे 2r। तो इसका क्या सूत्र बनेगा, r बाहर कर लेंगे, पाई जोड़ 2 है। अर्धवृत्त परिमिति, कभी सूत्र हम डायरेक्ट सूत्र दे देगा। अर्धवृत्त परिमिति के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो या तो ये कथन सत्य होगा या तो ये कथन सत्य होगा। या तुमको निकाले ले कह देगा तो तुम निकाल भी सकता, नहीं निकाल सकता। समझ में आया बात, क्लियर हुआ। अर्धवृत्त का अब तुम कोई भी, ठीक है ना, तो हमको पूरा यकीन है ये जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कमी रह गया तो दोबारा रिपीट कर देना। ये क्लास 10th का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के लिए थ्योरी था। अब इस थ्योरी को जब समझने के बाद पूरे प्रश्न को आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है।